मैंने जो कुर्बानी जिस लेवल पे जाके दी है सियासत में आने के लिए, आम लोगों के लिए, तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से वापस आया। मैंने एक अरबों रुपया नहीं कमाया जिंदगी में जो कि मैं कमा सकता था। मैंने कभी शादी का शो नहीं किया 25 साल। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। मैं किशोर कुमार को फिल्मी पॉप समझता हूँ, वो पॉप सिंगर थे, शायद वो बानी थे उसके। अब आप एक लेवल पे पहुंच गए। यहाँ से अब जवाद साहब का सफर किधर का है? आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। रिजवान साहब, बल्कि रजी साहब, मुझे आपका ये वाला नाम पुकारना ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों आपके अपने नाम है? मेरे अपने नाम। अच्छा, दादा भी अपना नाम है इनका। वो उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम। पाकिस्तान में अगर आपने सियासतदान बनना है ना, वो ये है कि या तो बूट पॉलिश कर लें और या फिर आप किसी बड़ी पार्टी जो पहले से बनी हुई है उसमें चले जाएं। वो फिर नहीं आते। भाई वाह 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 वाह। इसमें मैं अगर एक चीज़ ऐड करूं, क्योंकि मैं म्यूज़िक तो रज़ी दादा मेरे से ज़्यादा समझते हैं म्यूज़िक को, और जब वो गाते हैं तो आजकल मेरे तो क्वेरीज आ रही हैं यार, कोई शो वगैरह है तो हाँ मैसेज आते हैं कि यार वो कोई कॉन्सर्ट वगैरह में वो लोग इनको देखना चाहते हैं ना, तो वो चाहते हैं चल इसी बहाने गाना वो आ सुनते हैं जाएंगे, स्टेज पे आ जाएंगे। हाँ, अच्छा, लेकिन वो इसमें म्यूज़िक के अंदर, क्योंकि आप क्लासिकल भी समझते हैं, तो जवाद भाई को जो हमने देखा म्यूज़िक के अंदर के जॉनराज होते हैं, तो जवाद भाई ने हर किस्म का पकड़ा, चाहे वो भंगड़ा हो तो भंगड़े का भी हिट दे दिया, फिर वो नेशनल एंथम हो तो नेशनल एंथम का भी हिट दे दिया कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, फिर शादी वाला गाना हो तो शादी वाला गाना आपने बड़ा बनाया है, फिर उसके बाद एक इनकलाबी गानों का सिलसिला भी है, तो वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा जवाद भाई से कि, और मैं चाहूँगा क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट वो गाना मैं सुनता हूँ, इनकी पहली एल्बम का नाम था बोल तुझे क्या चाहिए। अच्छा, अब वो नाम तो रख लिया लेकिन उसमें जो गाने थे ना बहुत डिफरेंट है। बड़ी अजीब कहानी है, यानी कि मैं जब बाहर निकला, सुनो मैंने क्या देखा, गर्मी में लोग थे तड़पते हुए, उनमें अमीर भी थे उनमें भी गरीब भी थे, सभी थे आसमां को तकते हुए, एकदम बादल जो है। अगर जवाद भाई आप ही ये लाइन कह दें तो। मैं गा लेता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका पस मंज़र थोड़ा बता दूँ कि खुदा की जब बात मैं करता हूँ ना, जब भी मैं करता हूँ तो मैं खुदा के साथ, क्योंकि खुदा जो है ना वो कहते हैं ना बुज़ुर्गों बरतर, खुदाए बुज़ुर्गों बरतर, ये हो नहीं सकता कि वो अपनी ज़मीन पे लोगों को भूखा, बीमार, परेशान, गरीब, वो महरूम देखना चाहता है। उसने हम पे छोड़ा हुआ है कि भाई इनका कुछ करो, तो जो नहीं करते फिर इसी बात पे फिर हमें देखा भी जाएगा। मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है। तो जब मैं खुदा की जब भी बात करता हूँ ना, तो साथ में इंसानों की करता हूँ। मतलब मैं हकूकुल-बाद को समझता हूँ कि मेरा ख्याल है शायद हकूकुल्लाह के अंदर ही हकूकुल-बाद भी आते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अदरवाइज़ कैसे, मतलब ये इस ज़िंदगी का कोई ना कोई तो है ना खराज जो आपने अदा किया। अल्लाह की तो माफ़ी है, हकूकुल-बाद की माफ़ी नहीं जी। तो मैं वो जो गाना मैंने बनाया था वो ये था कि मैं खुदा से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात इस तरह कर रहा हूँ कि माना कि तुम बड़ी चीज़ हो, करते तुम बड़े बड़े काम हो, अकड़ के चलते हो ज़मीन पर, कितने बड़े तुम इंसान हो। करते लोगों पर एहसान हो ताकि तुम्हारा बड़ा नाम हो, बड़े पहाड़ से हो जाओगे क्या, छू लोगे क्या तुम आसमान को, मेरी तरह हो तुम किसी को क्या दोगे, तुम तो खुद मोहताज हो। कैसा गरूर है ये, तुम्हारी भूल है ये, तुम एक इंसान हो, सर को ही नहीं दिल को भी झुका, साथ मेरे तू दे यही सदा, भर दे झोली मेरी, भर दे झोली मेरी, भर दे झोली मेरी मौला, भर दे झोली मेरी, भर दे झोली मेरी, भर दे झोली मेरी मौला, तेरी मेरी झोली भरे जो बस है तेरा मेरा एक वही खुदा, भर दे झोली मेरी, भर दे झोली, भर दे झोली मेरी मौला।
मैं कल जो बाहर निकला सुनो मैंने क्या देखा, गर्मी में लोग थे तड़पते हुए, उनमें अमीर भी थे उनमें गरीब भी थे, सभी थे आसमां को तकते हुए। एकदम बादल जो आया सबके ही चेहरे खिले, पानी के मोती बरसने लगे। बादल था सबके लिए सबने ही मजे किए, मेरे तो होश उड़ गए। ना रहा कोई आम आदमी ना रहा कोई जैसे बादशाह, भर दे झोली मेरी भर दे झोली मेरी भर दे झोली मेरी मौला, भर दे झोली मेरी भर दे झोली भर दे झोली मेरी मौला। वाह वाह। अच्छा, ये वाले थी फीलिंग जिनसे फिर आपने कहा कि पॉलिटिक्स विल बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। ये मैंने, आप देखिए ना, ये गाना मैंने मतलब 26 साल पहले बनाया था, 26 साल पहले। ये आपका एक नजरियाती सफर है जो यहाँ तक लेके आया आपको। करना तो यही था ना जी। हाँ। मेरे पास ना मीन्स थे ना पैसे थे जिंदगी गुजारने के लिए, ना मौका था, तो शोहरत भी नहीं थी। तो मुझे लगा रईस साहब के ये जो गाना है ना, ये मेरा है थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मैं यूनिवर्सिटी में ना अपना म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। ओके। इससे उसके अलावा मैंने थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता था, थोड़ा कुछ हद तक। तो मैंने सोचा कि ये काम है जिसमें मैं पैसे भी कमा लूँगा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ना मेरे कई वाकफ मेरे से भी बुरा गाते थे, तो वो हिट स्टार बन गए। एक मिनट। नहीं वो करते रहते। अच्छा जी हाँ जी। तो मैं कह रहा था कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो कि मुझे लगता था कि मेरे से भी शायद बुरा गाते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो स्टार बन गए मेरे देखते देखते। अच्छा। तो मैंने कहा यार अगर ये बन सकते हैं तो मुझे भी मेहदी हसन साहब वाली ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए। वो तो ऐसी ट्रेनिंग है कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए बस आप सोच सकते हैं या सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपको इतनी डीपली पता है ये बात, क्योंकि मेहदी हसन साहब जो है ना, वो तो मैं उनका नाम लेता हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो कोई मतलब वो जैसे वो हिंदू नहीं कहते भगवान का अवतार, वो हम नहीं कहते, लेकिन वो तो कहते हैं ना। हाँ, लेकिन आप देखिए कि उनको जिस तरह तरबियत बचपन से, और वो जो मखसूस ग़िज़ाएँ और फिर वो सुर जो कि अमूमी तौर पे पिछले दिनों इन्होंने जब कहा ना, ये जो हैं ये जो म्यूजिशियन थे फौत हो गए, अभी पिछले दिनों ही फौत हुए हैं, तबला नवाज थे, ताफू साहब ने कहा कि मेहदी हसन जो है ना वो ऊंचे सुरों के गुलकार नहीं थे। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात के ऊपर। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कह दिया। तो मेरे कहने से पहले ही मेरे एक दोस्त ने ना इसके ऊपर बड़ी डिटेल में ना फिर एक एक मिसाल कोट करके, तो उन्होंने जब लिखा तो मैंने कहा चले ये हक अदा हो गया, मुझे नहीं करना पड़ेगी। लेकिन है उनका ये गुंबदे मीनाई, हाँ, बहुत ऊंचे सुर और पक्के सुर, मतलब पक्के तो खैर लगाते ही थे, जैसे बड़े कुव्वत वाले जो उसमें कोमल भी हैं। हाँ जी, कोमल भी हैं, नीचे आते हैं तो कोमल हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। और आप देखिए उसके अंदर जो उन्होंने मतलब के इस्तेमाल किया है अपनी सलाहियत का, बड़ी कमाल की बात है। मैं यही समझता हूँ कि ताबू साहब जो थे ना, वो बहुत बड़े आदमी थे अपने काम के, कोई शक नहीं। तबले में उन जैसा कोई नहीं था। लेकिन रज़ी साहब पता कि लोग कई दफ़ा उनको खुद एकदम ख्याल नहीं आता है, समझ नहीं आती, और वो नियतन शायद करना भी नहीं चाहते ऐसे। वो ना अवामी बात करते करते ना ऐसी बात करते हैं जो नहायत ही टेक्निकल होती है। हाँ, वो टेक्निकल बात करना चाह रहे थे। अब देखें ना, ज़ाहिरी बात है कि शौकत अली साहब जिस सुर पे गाते थे वो मेहदी हसन साहब नहीं गाते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेहदी हसन साहब का जो सुर था वो शौकत अली साहब से कम था या शौकत अली साहब का उन जैसा था। शौकत अली साहब बहुत ज़बरदस्त सिंगर थे, लेकिन मेहदी हसन तो एक ही हुए हैं ना, वो तो एक ही हुए हैं और एक ही रहेंगे। तो इसलिए वो बात करना तो गलत था मेरे ख्याल में उस टाइम पे। आप शौकत अली और एक राना साहब होते थे, वो समथिंग राना, वो भी बहुत ऊंचे सुर के गुलकार थे, और ये दोनों तरानों के लिए आवाज़ें मखसूस होती थी, अगर आपको याद हो। और लेकिन हर दौर में कोई इस तरह का आवाज़ रहती है। आजकल के दौर में आपकी आवाज़ को उस लेवल पे देखते हैं। आपका शुक्रिया। शौकत अली साहब की भी आवाज़ जो है ना बड़ी जानदार आवाज़, बड़ी मोहब्बत प्यार करते थे। जब भी मिलते थे, एक दो महफिलों में उन्होंने मेरी फरमाइश पे, मैंने कोई उल्टी सीधी फरमाइश करनी होती थी तो मैंने फरमाइश की तो उन्होंने ऐसे करके देखा, फिर उन्होंने खैर गाया, और उसके बाद फिर जहाँ पे भी मिले हैं तो उन्होंने इतनी प्यार और इतना मोहब्बत किया है। तो खैर साथियों मुजाहिदों, वो तो मेरा मतलब है कि
बहुत बड़ा गाना है, बुनियाद है ना हमारे यहाँ कौमी गानों की, ठीक है ना जी। और जोश वाले जो कौमी तराने उनके साथ जो है ना वो है ना राणा साहब, शौकत अली हैं, और साथ में वो नाम भूल रहा हूँ, एनी हाउ सर कोई बात नहीं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आज आपसे हम म्यूजिक की बातें करें, और आपने तो दो अगर म्यूजिक में अगर आना तो मैं एक बात बताता हूँ। मैं ना एक दफ़ा जवाद भाई से नहीं कभी मैंने शेयर की, लेकिन जवाद भाई उस गाने को गाते इस तरीके से, मैं उस दिन ना रजीदा को बता रहा था कि जिस तरह जवाद भाई के गाने ना बिन तेरे क्या जीना, ये अगर हम, मेरा मानना में गलत हो सकता है, हम मेहंदी हसन साहब से भी गवा लेंगे ना, तो जो फील का एलिमेंट है ना उस गाने का वो नहीं आ सकता। वो जवाद भाई को पता है मैंने क्या फील देनी है। तो वो उसका एक वर्स है जो जवाद भाई, मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई ना, तो उसके कुछ दिनों बाद ही ना जवाद भाई किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो वहाँ पर मैं भी था, तो इनको किसी ने कहा कुछ सुना दें, तो इन्होंने उसकी कुछ लाइनें अपनी मदर को डेडिकेट की। अच्छा, वो मुझे किसी और साइड पे ले गई। अच्छा, तो मैं 2 दिन फिर बड़ा परेशान रहा। उसके बाद मैंने कहा मैं बताऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि जवाद भाई वो बताएं कि वो लाइनें आप कैसे कहते हैं। वो आपका गाना बिन तेरे क्या जीना के अंदर कुछ वर्सेस हैं, यानी आपकी चीखें निकल गई, वो अभी निकाल देंगे जवाद भाई। वो मैं कर देता हूँ, लेकिन आपने जो बात की है ना, वो उसकी तस्वीर आप कर लो। मेहदी हसन साहब अगर 100 है ना 100, तो मेरा ख्याल है मैं 60 हूँगा। 100 में से 60 सिर्फ, हालांकि मेरा नाम बन गया थोड़ा बहुत जो भी था, क्योंकि ना वो, और 70-80 पे जाना वो फिर बड़े बड़े लोगों का, बड़े लोग। हाँ, मैं 100 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्ज करो 100 तो ऐसे कोई भी नहीं होता। अच्छा जवाद भाई, खुदा ही हो सकता है। हम तो ये देखा करते थे कि मेहदी हसन साहब जब वो पेटी पकड़ के बैठते हैं तो उनकी उंगलियां कहाँ पे होती हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने मेहदी हसन साहब की उंगलियां देखी हैं, हमें दोबारा किसी गुलूकार की उंगलियां उस लेवल पे भाई बजाने का हौसला नहीं हुआ किसी का, ठीक है ना। जो सिर्फ ये बजाने वाले थे ना, उनको भी नहीं होता, और वो साथ में सुर भी संभाल रहे होते थे और साथ में उसको भी लेके चल रहे होते थे। खैर अपना, लेकिन हम वो लाइनें अब जवाब भाई से ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अब देखिए उसमें थोड़ा सा ना ये भी होता है। गुलाम अली साहब माशाल्लाह हयात हैं, और कितने टीवी चैनल हैं जो इस दफ़ा ईद पे उनके साथ बैठेंगे। वो लिविंग लेजेंड है यार, बिल्कुल हमारी मौसीकी को एक दिया है, मतलब कि हमारे हत्थे आप चढ़ सकते थे, हम आपको लेके बैठ गए। नहीं, आपका प्यार है ये। लेकिन रही साहब आपको पता है एक बात कि अभी ये तो आजकल तो आप देख रहे होंगे ना, बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ आज, इसमें बिल्कुल ऐसा कोई गुमान नहीं है मेरा कि मैं अपनी तारीफ़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सियासत में आया हूँ ना रही साहब, मैंने जो कुर्बानी जिस लेवल पे जाके दी है सियासत में आने के लिए, आम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने तो अब इलेक्शन में नहीं लड़ना, मैं कहता हूँ खुद इलेक्शन लड़ो। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से वापस आया हूँ। तो जब गा रहा था ना, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में सिर्फ 4 लोग थे, मुझे पता है, लेकिन सामीन नाज़रीन के लिए ज़रूरी है ये बात आप बताएं। साहब जिनके पास स्पॉन्सरशिप्स थी, और इतनी स्पॉन्सरशिप्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक जाता था तो दूसरा आता था, बल्कि कंपटीशन होता था कि इनमें से किसके साथ मैं जाऊंगा। तो मैं मिसाल देता हूँ, जैसे पेप्सी है, कोक है, सुप्रीम चाय है, यूनिलीवर जैसे है, मुख्तलिफ ब्रांड, वारिद है, मतलब बॉय आमला है, नेस्ले है। तो ये मैं था, जुनून, वाइटल साइंस और अबरार, सिर्फ 4 लोग जिनके पास इतनी स्पॉन्सरशिप थी। उसकी वजह क्या थी कि हमारे गाने गांव देहातों में ना एक यकसा तरीके से सुने जाते थे। तो उन्होंने बोतल बेचनी होती थी, तो उन्होंने बोतल अगर बेचनी है तो उस आदमी के साथ ही बेचनी है ना जो उनको गांव देहातों में बोतल बिकवा देगा, सही, और शहरों में भी बिकवा देगा। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मेरी कुर्बानी मैंने की है ना, ये वाली, मैंने अरबों रुपया नहीं कमाया ज़िंदगी में जो कि मैं कमा सकता था। मैंने कभी शादी का शो नहीं किया 25 साल, इसलिए क्योंकि अगर शादी के शो करता तो मैं किसी मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी उनके शादी में भी जा रहा होता। तो मैंने कहा यार मैंने नहीं करना, एज एन आर्टिस्ट नहीं मैं कर रहा था। बाकी आर्टिस्ट करते हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ, उनका काम है वो करें, वो लोगों को एंजॉय करने आए हैं। मेरा मसला ये सियासी था। तो ये जो आपने मुझे जो आज बुलाया यहाँ पे, तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आपने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो मौसीकी में अपने आप को कुछ भी नहीं समझता,
मैं तो बिल्कुल ही अपने आप को हम्बली देखता हूँ, क्योंकि जिनको मैं सुनता हूँ ना रज़ी साहब, वो अगर पॉप में भी आ जाए ना तो उनको भी मैं नहीं टच कर सकता। जैसे मैं फिल्मी पॉप समझता हूँ उनको, लोग तो सिर्फ फिल्मी समझते हैं, मैं किशोर कुमार को फिल्मी पॉप समझता हूँ। वो पॉप सिंगर थे, शायद वो बानी थे उसके। अरे वो, और पाकिस्तान में भी एक सिर्फ गाना हुआ है जो अहमद रुश्दी ने गाया था, जो कि उस कैटेगरी में आ सकता है, कोको कोरीना। हाँ, वो थोड़ा पॉप कैटेगरी में आ सकता है। अच्छा, ख़वातीन में हमारे यहाँ पॉप में पहली मैं जिसको फाइंड किया, मेरी रहनुमाई कीजिएगा, माला थी, गुलकारा माला अच्छा, थी। मैं एक्चुअली अहमद शाह बुखारी बितरस की साहबजादी थी। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये मुझे नहीं पता। बड़े पढ़े लिखे घराने से उनका ताल्लुक था, इल्मी हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो माला ने पॉप, माला और आयरन परवीन, माला फौत हो गई। अच्छा, माला और आयरन परवीन ये पाकिस्तान की गुलकारी की सनत के अंदर ख़वातीन में पॉप की बानी थी, मुझे समझ आ गई। और ये दोनों इनके जो बैकग्राउंड थे वो बड़े पढ़े लिखे मिडिल क्लास इल्मी घराने, इसीलिए फिर ना वो उनको उनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा था। जी, मॉडर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस था, तो वो लेके आई। तो ये हमारे यहाँ मतलब किसी ज़माने में तो बहुत अच्छा म्यूज़िक हुआ है। मतलब इंडियंस हमें हसरत से देखा करते थे। मतलब एक साइड पे, इसमें कोई शक नहीं है, मेहदी हसन खान साहब हैं, तो सलामत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, शगन साहब, मतलब ये सारे आप, फिर वो रोशन आरा बेगम। मतलब मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से ना, हम सारे बहन भाइयों को, हमारे घर में एक फ़ायदा ये था कि मेरे वालिद साहब प्रोग्रेसिव आदमी थे। तो वो, और मैं जब प्रोग्रेसिव कहता हूँ ना जी, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि लिबरल, वो हम कभी नहीं रहे। लिबरल जो होता है बिल्कुल मादर पितर रज़ा, इसी तरह हम वो भी नहीं कभी रहे कि हमने को खुदा ना खास्ता कोई कल्चर के बिल्कुल ही अगेंस्ट को बात की हो। लेकिन हम आज़ादियों में बिलीव करते हैं, हम लोग वो हैं, इंसानी आज़ादियों पे, जो भी एक पैराई के अंदर अच्छे लिमिट्स में होनी चाहिए, जो तमाम इंसान जिस पे कंसेंसस करें। तो वो वालिद साहब जो थे ना मेरे, म्यूज़िक हमारे घर में ये सवाल ही नहीं था कि हराम है या हलाल है, वो म्यूज़िक था बस हम सुनते थे। और आज देखें ना, शुक्र है कि गांधी साहब जैसे लोग भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई ये ऐसे ही है जैसे आप एक बस में बैठे हैं और बस में आप किसी को कत्ल करने चले जाएं या आप किसी की मदद करने चले जाएं, तो बस तो नहीं ना बुरी होगी, ये तो आप बुरे हैं ना, आप उसके अंदर बैठ गए हैं। ज़बरदस्त। तो इसी तरह मौसीकी जो है वो खुद कैसे बुरी हो सकती है, वो तो खुदा इस पूरी दुनिया में, ये साउंड है ना, अब ये साउंड है टक, इसका ये नोट है, इसका नोट है ये। अब आप मुझे बताएं, जिस चीज़ का नोट है हर चीज़ का, और फिर अजान आप देते हैं, फिर आप रिदम जो है पूरी दुनिया रिदम पे चलती है, सूरज तक रिदम में मूव करता है, ना करे तो ख़त्म हो जाए सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि मौसीकी को बुरा कहना या उसको हराम कह देना, ये बड़ी ज़्यादती थी। सही कह, इसने इस मुल्क के अंदर बड़ा बेड़ागर्क किया। फिर आखिरकार कुछ उलमा ऐसे आए जिन्होंने आगे कहा कि भाई ऐसा नहीं है, रसूल सल्लम जो थे उन्होंने भी तो दफ पे कहा था कि गाओ, कोई बात नहीं, आप लोग उस ज़माने में दफ थी तो बस दफ थी, वही म्यूज़िक था। अच्छा, मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम हों, फरीदा खानम हों, और फिर इन सब में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नज़ाकत वाली आवाज़ सरैया मुल्तानी कर भी हैं। लेकिन मैं उनको वो क्या नाम है, हम देखेंगे, जिन्होंने गाई है, इकबाल बानो। हाँ जी, इकबाल बानो की आवाज़ के अंदर जो रखाव और जो नज़ाकत है वो बड़े सगीर के अंदर यूनिक है। ठीक है, और खनकती हुई आवाज़ है, और उस खनकती हुई आवाज़ के अंदर लाइफ है। बिल्कुल ऐसा। मतलब आप अगर हम साए की आवाज़ें सुन रहे हैं तो उन आवाज़ों के अंदर नौहा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो ख़वातीन गुलकाराओं की आवाज़ें हैं या जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके अंदर जो है वो गनायत है, ज़िंदगी है, खुशी है, सेलिब्रेशन है। एक इससे भी आप देखिए, क़याम पाकिस्तान के बाद जो नस्ल थी, रोने वाली मूवीज़ चलती थी, क्योंकि लोगों को अभी अपने हिजरत का गम नहीं भूला था, अपने शहीद होने वालों का। तो वो गम की, आप 60s की 50s की 60s की सारी फिल्में उठा ले और म्यूज़िक उठा ले, आपको सैड म्यूज़िक मिलेगा
और वो मिलेगा। मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी आपके सामने चिराग जला लूं। कमाल कर रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही ये नस्ल हटती है मतलब डिसीजन मेकिंग से, फिर आपको ना कोको को रीना भी मिलता है, फिर आपको म्यूज़िक वाला वो सेलिब्रेशन वाला शुरू हो जाता है ना। और फिर 80s के बाद तो मज़ाहिया फिल्मों का एक दौर आता है सर, 2 दिहाइयाँ हमने गुलकार मतलब कि हीरो जो था वो एक मज़ाहिया एक्टर होता था। नवाज़ शरीफ साहब मतलब कि उसके बाद जनाब आप देखें अली एजाज साहब जो हैं, ठीक है, नन्ना और अली एजाज हीरो आए हैं अभी हमारी मूवीज़ के अंदर, हालांकि वो अदरवाइज देखा जाए तो उनका मज़ाहिया इंट्रोडक्शन था। तो एनी हाउ जवाद भाई, अब तक का सफ़र आपका हमारे सामने है जी, ठीक है। एक इनकलाबी क्या होता है? वो मुआशरे की बेहतरी के लिए तब्दीली चाहता है। हाँ जी, नहीं इनकलाबी तो मैं हूँ जी, वो कहता है बिल्कुल इसीलिए डिफाइन कर दूं हम कौन से इनकलाबी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये चाहता है कि तमाम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी हैं, उनकी जायज़ ज़रूरियात जो हैं उनके मुताबिक जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए मुआशरे के, सब कुछ मिलना चाहिए जो बाकियों के पास है। हाँ, उनके पास भी होना चाहिए। तालीम भी उनके पास होनी चाहिए, उनके पास हेल्थ की सहूलत भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल यही बुनियादी ज़रूरियात है ना दुनिया के अंदर। उसके लिए आपने मौसीकी को ज़रिया बनाया जी। अब आप एक लेवल पे पहुंच गए जी, ठीक है। यहाँ से अब जवाद साहब का सफ़र किधर का है? रिजवान साहब, बल्कि रजी साहब, मुझे आपका ये वाला नाम पुकारना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। फिर तो शायद इसमें कोई अपनाइयत है। ये आपके वालिद साहब का नाम है? नहीं। अच्छा, दोनों आपके अपने नाम है? मेरे अपने नाम। अच्छा, दादा भी अपना नाम है इनका। वो नहीं, वो तो लोग इनको कहते हैं, मेरा ख्याल है वो एक्चुअली बंगाली में दादा वैसे भी कहते हैं, शायद आपको पता हो। हाँ, वो अच्छा, वो भी मेरा ख्याल है इसी तरह उस्ताद का ही आपके ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि मैं पढ़ाता भी था तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे दादा कहा। अच्छा, ओके। तो बहरहाल वो ऐसे जी के जब पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इनकलाबी जो है ना लफ्ज़, ये मैं ओन क्यों करता हूँ, क्योंकि ये फैशनेबल नहीं है मेरे लिए। मैं इसलिए ओन करता हूँ कि जिन लोगों को मैं इनकलाबी समझता हूँ, जिनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम भी हैं, उसके अलावा फिर जो बड़े बड़े नज़रियाती लोग थे जिन्होंने उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ईमानदारी, एक सच बोलना, और तीसरा दिलेरी, कि आप उसके ऊपर खड़े हों। तो मैं समझता हूँ कि मैं इनके लिए तैयार हूँ, तो तैयार मैंने अपने आप को किया है। अब मुझे नहीं पता कि दिलेरी में जब मेरे पे कोई उस्ताद पड़ेगी तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन ये मैं बता दूँ आपको कि मेरी जो हद होगी उस पर ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, बाकी 2 चीज़ें जो हैं वो तो मैंने सस्टेन की हुई हैं, ईमानदारी और सच बोलना मैं करता हूँ, मैं उसका कीमत भी अदा करता हूँ। तो इसलिए ना मैं समझता हूँ कि इनकलाबी कहने का फ़ायदा ही होता है अपने आप को, कि लोगों को पता चल जाए कि ये टलेगा नहीं, ये जो समझता है ये करेगा ही। हाँ, लेकिन ये नहीं कि मैं जंगो जदल, वायलेंस, ये जो जैसे इमरान खान ने अपनी लोगों को सिखाया है, फसाद, इंतशार और ये सारा, ये तो फिस्तायत है। जो फिस्तायत है, ये फैशिस्ट है, बहुत बड़ी पार्टी। देखें रिजवान साहब, आप के साथ ना मेरा ताल्लुक़ रहा है जब मैं आपके शोज़ पे आता था। आप बिलीव करें, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि आप इमरान खान के नाक़िद बनेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आप तो देखें ना, एक एंकर थे और आप एक पूरा प्रोग्राम चलाते थे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग भी आते थे। आपने अपनी राय थोड़ी देनी होती थी कि मैं इसको क्या समझता हूँ, उसको क्या समझता हूँ। ये तो हमने बाद में किया। मुझे लगता है कि कोई ज़ी होश आदमी, बाशऊर आदमी, वो चाहे किसी से भी नज़रियाती इख्तलाफ रखे, चाहे वो प्रोग्रेसिव है या वो रिग्रेसिव है, जो भी उसकी नज़रियात हैं, लेकिन अगर वो इमरान खान को पसंद करता है तो उसके अंदर ना इन 2-3 चीज़ों में से एक ज़रूर है। या तो वो बहुत ही नादान है, भोला है बहुत, या वो जाहिल है, मतलब उसको आप नहीं ठीक कर सकते, वो ऐसा जाहिल है, ठीक है। और या फिर वो मुनाफिक है, मतलब वो किसी वजह से उसके साथ है और वो वजह वो बताता नहीं है और वो झूठ बोल रहा है हमारे साथ, क्योंकि उसको भी तो पता है ना इमरान खान कौन है, झूठ कितना बोला, क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फस्तायत है, इसकी जो बुनियाद होती है वो होती ही झूठ पे है। झूठ, फेक न्यूज़, इसके
इमरान खान ने अपनी टीमों को बाकायदा क्या गया कि इसको छोड़ना नहीं है, इसका ये करो, उसका वो करो। इनको इतना बदतमीज़ और बदलिहाज बना दिया है कि ये फौज गालम गलोच करते हैं लोगों के साथ। भाई आप तनकीद कर रहे हैं उन पे, आप उसको फौज गालम गलोच, रिपोर्टिंग, मैं तो देखता हूँ आपके पीछे जिस तरह वो ट्रोलिंग होती है। तो आपने मुझे कहा मैं आगे कैसे जाऊँगा। देखिए मेरे सामने ना, देखिए नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और ख़ुद PTI, फिर ज़ाहिरी बात एस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ी एक रियलिटी है यहाँ पे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं इस तरह का मामला रखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि चूँकि सियासत में नहीं रोल होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का, तो मैं उनके साथ ये वाला रब्ता भी नहीं रखता। लेकिन वैसे मैं अदारों को प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। आप बहुत सारे जगहों पे जाके आपने उनके लिए कई बहुत म्यूजिक, जब मैं म्यूजिक करता प्रोग्राम किए हैं, मैं तो अभी भी अगर फ़र्ज़ करें कि हालांकि मैं अभी नहीं कर रहा, मुझे बहुत दफ़ा कहा जा रहा है मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर जवाद साहब को कहा जाए कि जो आगे बैठे हुए हैं जवान उनके लिए जाएं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको पता है मेरा ख्याल है 2002 में शायद एस्केलेशन हुई थी। हाँ, स्टैंड ऑफ हुआ था जी। तो मैं वाहिद आर्टिस्ट था, मेरी दिलेरी आप देखें कि मैं वाहिद आर्टिस्ट था जो बॉर्डर्स पे गया था। मैंने 13 प्रोग्राम किए थे, 13। अच्छा। बॉर्डर्स पे जाके जहाँ पर भी डिप्लॉय हुई थी आर्मी, एयरफोर्स, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री कोर, सप्लाई तक जो है, और एक और क्या होता है, सिग्नल भी, लेकिन एक और होता है ना जी, एक इन्फेंट्री होती है, एक आर्मर्ड होती है और तीसरी होती है जो उसकी, चलें बहरहाल मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। सबको मैंने कवर किया। मैंने ज़िंदगी में कभी एंकरिंग नहीं की आज तक। मैंने कहा वो भी कर लो, वो लोगों ने कहा यार ये कर लेंगे, मैंने कहा यार ये मैंने अपने लिए नहीं करनी। उसके बाद कभी नहीं की, पैसे भी किसी ने कहा कि आओ, नहीं की। तो मैंने उस वक्त किया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसीलिए मैं उनको सियासी पार्टी भी नहीं समझता, इसलिए मेरा उनके साथ मसला भी नहीं है कोई। अब रहेगी बात इन दो पार्टीज़ की, ये मुझे कुछ नहीं कहती। आप बिलीव करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुझे कुछ नहीं कहते। वो साइलेंट ज़रूर रहते हैं, ज़ाहिर बात है मेरी अपनी पार्टी है तो वो क्यों मुझे सपोर्ट देंगे, लेकिन वो मुझे कुछ कहते भी नहीं। इनमें से किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाएं? वो तो रजी साहब, वो तो मैंने बड़ी दफ़ा बताया है। ऐसे इकबाल साहब मेरे ना सीनियर हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, वो तो मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे घर आके मुझे कहा था कि मेरे वालिद साहब हयात थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा था कि आप नून लीग में आए। और ये बाद में कहा था इमरान खान को इनकार करने के बाद। मेरे 4 दफ़ा मैंने इमरान खान को इनकार किया था और उनको पता चल गया था कि मैंने इनकार किया है। किस साल की बात है ये? सारा ही 2013 का है। ओके, 2013। और उसके बाद फिर मुझे जुल्फ़िकार गोंदल साहब जो हैं, जो नज़र गोंदल साहब के भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। यहाँ पे MPA थे पीपल्स पार्टी के पंजाब में। उन्होंने मुझे डॉक्टर लाल खान के साथ वो बैठे हुए थे। डॉक्टर लाल खान मेरे उस्तादों में से थे। तो उन्होंने, डॉक्टर लाल खान ने फ़ोन करके मुझे कहा यार इनसे बात करें, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा यार हम चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको पता है वाइप आउट हो गई थी 2008 से 2013 के दरमियान में। तो उन्होंने कहा यार हम आपको लाहौर से टिकट देना चाहते हैं। तो मैंने 12 फिर जो भी माजर जिस तरह भी की, तो मैंने तो इन तीनों के साथ ये वाला भी मामला किया हुआ है। अब आप ये ज़हन रखें, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तो पता है, आप जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े। पाकिस्तान में अगर आपने सियासतदान बनना है ना, तो उसका बड़ा आसान तरीका जो है ना, वो ये है कि या तो बूट पॉलिश कर लें, और या फिर आप किसी बड़ी पार्टी जो पहले से बनी हुई है उसमें चले जाएं। तो आप हर वक्त टीवी पे बैठे रहेंगे, आप लीडर बन जाएंगे, एस्टैब्लिश हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो ये रास्ता नहीं लिया ना। मैंने कहा यार मैंने ये काम नहीं कर सकता, अब नजरियाती तौर पे जब इख्तलाफ है तो नहीं कर सकता, तो मैंने ये वाला रास्ता लिया है। इसमें रास्ते में रुकावट सिर्फ इमरान खान और PTI। लेकिन इमरान खान ने भी तो आपको काफ़ी दफ़ा बुलाया था ना? 4 दफ़ा मैंने बताया। नहीं, उसका जिक्र वैसे कर दिया मैंने किया। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये जो मेरी दौड़ है ना जी, या मेरी इसमें कुछ निकले या ना निकले, तो करना तो मैंने यही है सारी ज़िंदगी। अब थोड़ी बहुत ज़िंदगी रह गई है, अच्छा एंजॉय भी बड़ा कर लिया है, अब और कितना करना है। इस मुल्क में लोग जो है उनके पास खाने की रोटी नहीं होती, तो मैं एंजॉयमेंट में ही सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। नहीं, आपने दुनिया घूमी है, आपने वो कर लिया है। नाज़रीन, हर बंदे की ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, और उनमें से ये जो आखिरी फ़ेज़ होता है वो अगर पहले आ जाए तो वो अल्लाह ताला के चुनीदा और अल्लाह ताला की रहमत के हकदार लोग होते हैं।
और ये आखिरी फेज़ कौन सा होता है, जब वो महसूस करता है कि मैंने अपने लिए जो भी इस दुनिया से उठाना था वो उठा लिया है, अब मैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। ये फेज़ जिस बंदे के ऊपर जितनी जल्दी आएगा, मैं ये समझता हूँ कि मैं समझूंगा कि अल्लाह ने उस पर उतना ज़्यादा करम कर दिया। और जवाद भाई को जब भी मैंने मिला तो ये मुझे नफ्स मुतमइन्ना किस्म के बंदे नज़र आए। मैंने कभी भी इन्हें रोज़गार के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से ना जिक्र करते हुए सुना है और ना परेशान होते हुए सुना है। शुक्रिया आपका जनाब। और इनकी एक और भी खसूसियत है कि इनके पास महंगी तरीन गाड़ी भी मैंने देखी है और मैंने नॉर्मल सी सस्ती गाड़ी भी देखी है, और दोनों में बैठ के इनके रवैये में कोई 1% भी मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया कि है बस यही है, ये है तो इस पे आ गया हूँ, वो है तो उस पे आ गया हूँ। तो इस तरह का बंदा जो है, बंदे को इसी तरह ही होना चाहिए, इसी रवैये के साथ ही। मैं तो हैरान हूँ कि आपको ये कैसे पता है, मैं तो बड़ा खुश भी हूँ। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करता हूँ कि अमूमन जब लोगों के पास ऑब्वियसली एक स्टेटस सिंबल तो होता है ना, तो उनके पास जब मुलाजिम होते हैं ना, तो हम बड़े प्राउड हो कहते हैं साडा मुलाजिम है, ये साडा मेरा ड्राइवर है या मेरा मुलाजिम है। तो जवाद भाई से अक्सर कभी सुना ना, तो ये कहते हैं मेरा हेल्पर है। इन्होंने कभी शायद इसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन इज्जत भी देना हो, लेकिन करता है ये इन्होंने सिर्फ ये हमारे हेल्पर हैं, ये मेरा हेल्पर है, मेरे साथ हेल्प का। तो ये भी जो भी एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। वो है ही मेरे मददगार, और क्या है यार, अगर वो ना हो तो बहुत से काम वैसे टेक्निकली अवाम का ये होता है ना कि जिस टाइम पे वो इस लेवल पे जाते हैं या उनके पास कोई आ जाता है तो कहते हैं स्टार्टअप मुलाजिम है जी, मेरा एम्प्लॉई है। लेकिन यहाँ पर जी हमारे साथ हम मिलकर काम करते हैं, कलीग है हमारे। बातें तो आपके साथ घंटों चल सकती हैं, और म्यूजिक पे तो अभी हम शुरू ही हुए थे तो बात खत्म हो गई। हैरान हुआ एक्चुअली, मैं 2-3 बातों पे आज हैरान हुआ, मुझे आपकी कुछ जहतें आज पता चली। नहीं, हमने जहतें तो आपकी तलाश करनी थी। बेसिकली थोड़ा सा म्यूज़िक ऐसे असातिज़ा के साथ बैठे कि जो म्यूज़िक को समझते थे, इसीलिए तो उनके साथ बैठ के हमें भी थोड़ा सा उसमें जो है लोग हमारे ऊपर भी शक करना शुरू हो गए, और फिर वो मुबाहिस हमने सुने उनके म्यूज़िक के ऊपर भी और इसके ऊपर बारीक बातें जो होती हैं, जो कि कोई अहले नज़र ही कर सकता है। ठीक है ना। जिंदगी के सफ़र में वो जवाब भाई से सुना, वो आखिर में सुनाना आपने। अच्छा, जो लोग मिलते हैं पहले कौन सा बोला? बिन तेरे का जो पार्ट है, जो आप जिंदगी के सफर में, ये वो वाला? हाँ जी, वो वाला। ओके वो क्योंकि किशोर की बात हुई थी ना, तो मेरा मानना जैसा भी है, मुझे लगता है पाकिस्तान में किशोर जवाब भी से बेहतर कोई नहीं गा सकता यार, ये मेरा मानना है। फिर वही बात के नहीं, जवाब भी मैंने तो जितना सुना किशोर को, तो मैं बस ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन ये कि ये एक बात अदील, आप देख लो कि ये प्रोग्राम जो है ना, मैं सियासतदान के तौर पे करने आया था, मैं नहीं बैठा हूँ। नहीं, मैं करने तो आप जो कहेंगे वही हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरी जो बाकी बातें हैं वो कटे ना इन गानों की वजह से। हम यहाँ पर तो हम गाने काट के अलग कर देंगे जैसे आपको नहीं, वो तो फिर हम कट जाएंगे। नहीं, गाने आप बेशक रखें, कोई मसला नहीं। मैं बड़ा फख्र करता हूँ जी, जो मैं काम करता हूँ तो दिल से किया ये ज़बरदस्त। तो जो वालदा साहबा के लिए जिसमें जो शेर है वो आखिर में कीजिएगा, फिर इन्होंने जज्बाती हो जाना। नहीं, ये रोना ज़्यादा नहीं, मैं कंट्रोल करता। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
आते, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग किसी रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ट्रांस है ना, बात भी ले जाते कहीं और पर। मैं असल में जा चुका हूँ पहले। अच्छा, वो ट्रांस मैंने फील किया हुआ। म्यूजिक के साथ और तरह का हो जाता है फिर, अकेली आवाज थोड़ी सी। नहीं, हाँ जी, वो जिसे सुर की समझ हो उसे पता होता है। बहुत शुक्रिया आपका।